नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 28 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और साइंस के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। बात करें डिफिकल्टी लेवल का, तो डिफिकल्टी लेवल काफ़ी सामान्य था आज का। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। आज थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि फैनी तूफान कब आई थी। दोस्तों फैनी तूफान, इससे पहले तौते तूफान पूछा गया था, आपको याद है। वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में फैनी, निसर्ग ये सब को लिख दिया था। फैनी जो है आपका 2019 में आया था और ये कहाँ आया था आपका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट को जो है नुकसान पहुँचाया था। निसर्ग आता है, तौते आता है और यास आता है आपका 2021 में आता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न कॉमन सा पूछा गया था, मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। वैसे तो मैनग्रोव वन जहाँ जहाँ समुद्र की तट लगती है, भारत में 9 तटीय राज्य हैं, तो हर जगह कुछ ना कुछ मात्रा में मैनग्रोव पाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी मैनग्रोव की बात करेंगे तो ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा यानी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। इसमें सुंदरी की वृक्ष पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम जो है सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो है रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे कि नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, और उल्टी दिशा में बहती है, अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहलाता है। ओमकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना सभी नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, एक प्रश्न आया था बिहार राज्य महिला पुलिस सुरक्षा हेतु कौन सा ऐप जारी किया है। कुछ बच्चे तो बिहार बोल रहे हैं, कुछ बच्चे आंध्र प्रदेश बोल रहे हैं। तो भाई अगर आंध्र प्रदेश का होगा तो मुझे ऑप्शन तो नहीं मिला है इसमें, लेकिन बिहार अगर होगा तो ये आपका पुलिस दीदी करके ऐप लॉन्च किया है बिहार पुलिस, जिससे महिला को जो है 24 घंटे जो है सुरक्षा दिया जा सके। इसके बाद जनजातीय आधार पर जनगणना कराने वाला प्रथम राज्य भी बिहार बना है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, अभी अभी इसमें सत्ता पलट हुई है जैसा कि आप जानते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि पीएच मान पर दांतों का क्षरण कब होने लगता है। मतलब कोई भी जब कितनी पीएच मान हो जाती है तो दांतों का क्षरण यानी दांतों का गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका 5.5 से कम से पीएच मान जब होने लगता है तो दांत जो है गलने लगते हैं। और अम्लीय वर्षा का भी सेम है। ठीक है, अम्लीय वर्षा भी आप ध्यान रखिएगा। पीएच मान 7 के रिलेशन में आपको याद है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। और जिस चीज का जैसे मान लीजिए कि 7 है और किसी का पीएच 1 है तो ये प्रबल अम्ल कहलाएंगे, और किसी का पीएच मान लो 15 है, काफी दूर है ना जी 7 से, तो प्रबल भस्म कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था अमित सिंघल ने किस खेल में कॉमनवेल्थ में पदक जीता। अमित सिंघल बॉक्सिंग में जीता था, और कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, यहाँ पर 61 पदक ने भारत प्राप्त किया था, जिसमें से 22 गोल्ड है, 16 रजत और 23 जो है ब्रॉन्ज प्राप्ति हुई थी भारत को, और चतुर्थ स्थान हासिल किया था। पहला स्थान पे जो है ऑस्ट्रेलिया रहा था। 1930 में हैमिल्टन से इस खेल का शुरुआत हुई थी। नागरिकता संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो ये भाग 2 में वर्णित है। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल देखता है, तो 5 से 11। ठीक है, इसके बाद मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और नीति संहिता तक भाग 4 में है। मौलिक अधिकार आपका यूएसए से लिया गया है। नागरिकता की बात करेंगे तो ये ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। इसके बाद आपका नीति संहिता जो है आयरलैंड से लिया गया है, तो आप ये बात सब ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक में है, और 36 से 51 तक में आपका भाग 4 है, नीति निषेध तत्व से वर्णित है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे आया था निम्नलिखित में से कौन सा धातु है। एक ऑप्शन था लोहा, फेरस, तो यहाँ पे फेरस जो है धातु है, बाद बाकी अधातु दिए गए थे। ठीक है, तो और पीरियोडिक टेबल में कितने धातु है, तो पीरियोडिक टेबल में 91 धातु है। टोटल कितने तत्व है, 118 है। उपधातु कितने हैं, 7 है। अधातु कितने हैं, 20 है। कृत्रिम रूप से कितने बनाए गए हैं, तो 24 है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, बेरी बेरी किस विटामिन के कमी के कारण होती है। पहली बार आज विटामिन से प्रश्न पूछा गया है, तो बेरी बेरी जो है आपका थायमीन के कमी से होती है। थायमीन मतलब B1 को कहते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं, ध्यान रखेंगे। B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, इस प्रकार के 8 होते हैं। आंखों का रोग जितने भी होते हैं सभी विटामिन ए के कमी के कारण से होता है, इसे रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ई जनन क्षमता में कमी करते हैं, इसे टेकोफेरॉल कहते हैं। रिकेट्स जो हड्डी का रोग है ये विटामिन डी के कमी से होता है, इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और एक होता है स्कर्वी रोग जो विटामिन सी के कमी के कारण होता है, इसे स्कार्बिक एसिड कहते हैं। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, कल ही बताए थे जी, कल बताए थे 368 के बारे में। ठीक है, तो आपका जो है 368 आर्टिकल है संविधान संशोधन, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका जो है अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। आपातकालीन व्यवस्था आपका जर्मनी से लिया गया है, जो 352, 356 और 360 आर्टिकल है। ठीक है,
चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था, गंगा नदी विलुप्त होने के कगार पे है, क्यों? ऑप्शन नहीं मिल पाया है। इसमें तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अप्रभ्रंश ध्वनि, मृदा अपरदन भी हो सकता है, या नदियों द्वारा मिट्टी का कटाव हो सकता है, इसके बाद आपका जो है प्रदूषण हो सकता है, तो काफी कुछ हो सकता है, या फिर जो कल कारखाने हैं ये सब जो इनके केंद्र पे लगाए जा रहे हैं, तो ये सब काफी जो भी ऑप्शन में रहा होगा सुटेबल आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न मैं यहाँ पे रखा हूँ कि नमामि गंगे कार्यक्रम जो है गंगा सफाई कार्यक्रम है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखने हैं। एक प्रश्न यहाँ पे कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित? कल ही बताया था, अनुच्छेद 40 हो, अनुच्छेद 243 हो, 9वां भाग हो, 11वीं अनुसूची हो, सभी ग्राम पंचायत से संबंधित है जी। इसके बाद आपका एक रिएक्शन आया था कि जब आपका जो लेड ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रतिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और लेड बाहर हो जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ये मतलब लेड बाहर हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गए। एक प्रश्न आता है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का जन्म उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। 1989 में हुआ था। हाँ 1989 में नहीं हुआ था जी, ये 8089 में हुआ रहेगा। हाँ 8089 में हुआ था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे कि झूलन गोस्वामी ने 250 विकेट किस टीम के खिलाफ अर्जित किया था? और ये सबसे अधिक विकेट लेने वाली भारतीय महिला है, तो ये आपका इंग्लैंड के खिलाफ लिए थे, ठीक है, झूलन गोस्वामी। और सबसे अधिक रन बनाने वाली मिताली राज, और मिताली राज से भी एक प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? बताए हैं जी, ठीक है। मध्यमा चालक में प्रवाही धारा है, तर्जनी जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठा जो है चालक पर लगने वाली बल की दिशा को जो है व्यक्त करता है। साथ ही साथ इसमें तीनों उंगलियां किस प्रकार समायोजित रहता है, जिसे एक दिन प्रश्न पूछा गया था कि समांतर रहता है कि लंबवत रहता है, तो लंबवत रहता है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे कि मानव जो सांस लेता है इसका आदान प्रदान किस क्रिया का उदाहरण है? दोस्तों ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, वैसे तो सांस लेने की क्रिया को हम श्वसन ही कहते हैं, और ऑप्शन में जो रहा होगा इससे सुटेबल तो आंसर हो जाएगा। मुझे फिलहाल इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, श्वसन ही हम आज तक जानते हैं, पहली बार ऐसा देखा है ना। एक प्रश्न यहाँ पे कि अष्टक के नियम विफल क्यों हो गया? अष्टक के नियम कौन दिए थे? न्यूलैंडस ने दिए थे। विफल होने के कई सारे मतलब कारण है कि ये सभी तत्वों पे लागू नहीं होते थे, ये जो है आपका कैल्शियम तक ही लागू होता था, इसके बाद अधिकांश जगह खाली छोड़े गए थे, तो ये सब काफी खामियां थी, इसीलिए जो है सफल नहीं हो पाया। एक जो आपका प्रश्न आता है, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, ये दक्षिणी छोर है। इसके बाद उत्तरी छोर है आपका इंदिरा कॉल, ये जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद पश्चिमी बिंदु जो है कच्छ कारण, ये आपका गुजरात में है। तो चारों बिंदु आप याद कर लीजिए, कल भी प्रश्न पूछा गया था और आज भी प्रश्न इससे पूछा गया है। एक प्रश्न आता है कि शादी वन अवसरों पर जो झालर लाइट होता है उसको किस क्रम में जो है जोड़ते हैं? तो ये आपका सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो घरेलू परिपथ में जो विद्युत का संचालन होता है 240 वोल्ट या 230 वोल्ट, ये आपका जो है प्रत्यावर्ती धारा रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का जो है फ्लो होता है विद्युत परिपथ में घरेलू उपयोग के लिए। एक प्रश्न की केंद्रीय हिंदी शिक्षण का इकाई कहाँ है? केंद्रीय हिंदी शिक्षण इकाई जो है या मंडल कहिए, ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और राष्ट्रीय भाषा आयोग का मुख्यालय जो है आपका ये मैसूर कर्नाटक में है। एक प्रश्न आया था अमृत महोत्सव से, लेकिन प्रश्न भी क्लियर नहीं है, और बोल रहे थे कि कंप्यूटर और अमृत महोत्सव रिलेटेड आया था कि किस देश से कंप्यूटर लिए या दिए, इस प्रकार का प्रश्न था। तो मुझे इसकी आंसर नहीं मालूम है, अगर आपको ऑप्शन पता हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न आया था मिताली राज का संबंध किस खेल से? भैया तो ये क्रिकेट से, इसे कौन नहीं जानता, ये भूतपूर्व कैप्टन है और सबसे अधिक जो है रन बनाने वाली है, दोहरा शतक भी बनाने वाली है। एक प्रश्न कि वर्ष 2021 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? सिकरी मोनाबे, हैसलमैन और जॉर्ज पारिसी को दिया गया था। दोस्तों नोबेल पुरस्कार पे मैंने कंप्लीट वीडियो ही बना दिया था, जैसा कि आप जानते हैं ये उसी का पेपर कटिंग है, ठीक है। आप देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जो है मसला ले लीजिए। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक बार 10 दिसंबर को घोषित किया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पे। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन बाद में जो इकोनॉमिक्स को ऐड किया तो 6 क्षेत्र में हो गया। अब ये 6 क्षेत्र कौन सा है? चिकित्सा, साहित्य, भौतिकी, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र, ठीक है। 1969 में इकोनॉमिक्स में दिया गया, ठीक है। सबसे पहले रेगनर फिश को इकोनॉमिक्स में दिया गया था। इसके बाद नोबेल पुरस्कार कब नहीं दिए गए? तो प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध में नहीं वितरित किए गए। अल्फ्रेड नोबेल किस चीज का आविष्कारक थे? तो डायनामाइट, जो क्या होता है? विस्फोटक होता है। एक प्रश्न लेंस से आया था और एक प्रश्न दर्पण से भी आया था, लेकिन मैंने यहाँ पे लेंस की प्रश्न क्लियर नहीं है, दर्पण की प्रश्न क्लियर था कि भाई प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा था। तो यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और जो है आपका वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। अवतल दर्पण में आप फोकस दूरी कैसे लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। वस्तु की दूरी ऑलवेज निगेटिव, कोई भी दर्पण कोई भी लेंस। और जो आपका 1/v
जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आपका जो है निगेटिव लेना है दर्पण के अंदर और लेंस के अंदर पॉजिटिव लेना है वास्तविक के केस में, और दर्पण के अंदर वास्तविक के केस में निगेटिव और काल्पनिक के केस में पॉजिटिव। जब कुछ भी नहीं लिखा हो आपको तो आप वास्तविक मान के चलेंगे अवतल दर्पण में, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वास्तविक मान के चलें तो भी का मान हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। तीनों मान निगेटिव लेके इसे सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आंसर क्या आता है, ठीक है। एक प्रश्न स्थिति से आया था, मतलब स्थिति से, लेकिन एग्जैक्ट यही प्रश्न आया था ये मैं नहीं बता सकता, ये मेरा पहले का पेपर कटिंग है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखेगी, कहां प्रतिबिंब बने और आवर्धित बने, मतलब कि बड़ा बने प्रतिबिंब, इस प्रकार का प्रश्न आया था, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सारा पोजीशन समझा चुका हूं भाई, कहां रखोगे कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, कहां रखोगे कि छोटा बनेगा। मैंने याद करने का तरीका होता है, एफ ले लीजिए, सी ले लीजिए, अनंत ले लीजिए। अनंत पे रखेंगे तो एफ पे बनेगा, अनंत और केंद्र के बीच में रखेंगे तो एफ और केंद्र के बीच में बनेगा, केंद्रे पे रख दोगे तो केंद्रे पे बन जाएगा। इसके बाद केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रख दोगे तो केंद्र और अनंत के बीच में बन जाएगा। इसके बाद आप जो है फोकस दूरी पे रख दिए तो अनंत पे बन जाएगा। मैंने कहा था लास्ट के दो ये बड़े बनते हैं और ये 3 नंबर बराबर बनते हैं, और पहले का 2 ये छोटा बनता है, और ये सभी वास्तविक है इस साइड के पांचों स्थिति। और छठा स्थिति जब यहाँ पे फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो आपका यहाँ पे बनेगा और ये काल्पनिक बनता है, ठीक है। तो आपका जो है मैंने साइन बता दिया, इसमें तीनों साइन निगेटिव होगा, साइन निगेटिव लेके एक तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे, उत्तल दर्पण में आवर्धन क्षमता क्या होगी, मैं अपने मन से रखा हूँ, अगले शिफ्ट के लिए आवर्धन क्षमता 2 दिन से नहीं पूछा जा रहा है, तो आपका आवर्धन क्षमता से आने की जो है संभावना पूरी है, सेकंड शिफ्ट में पूछा जा सकता है या थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता पहले तो बात समझ लीजिए कि m बराबर दर्पण के अंदर माइनस v बाई यू होता है और लेंस के अंदर खाली v बाई यू होता है। ये बात हो गई क्लियर आवर्धन क्षमता की परिभाषा। अब जो है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी 10 है, तो पहले आपको भी निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। भी कहां से निकालेंगे, वही इवरग्रीन सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब है ये कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसा, पॉजिटिव, वस्तु की दूरी ऑलवेज निगेटिव, और प्रतिबिंब की दूरी, चूंकि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंबे बनता है खाली, तो प्रतिबिंब की दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा। इसी से आपको सॉल्व कर देना है और माइनस v/u में मान रख देना, आपका आवर्धन क्षमता निकल जाएगा। दोस्तों ये नहीं सोचेगा कि मैं इसे क्यों नहीं सॉल्व करता हूं, मैं चाहता हूं कि इसे आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जो बच्चे को साइन में प्रॉब्लम है भैया, पीडीएफ दे दिया हूं, उसमें अलग अलग आपका जो है साइन कन्वर्सेशन लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्योंकि कोई मुझे, जैसे कल मैंने बताया कि आज कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन बाद में बच्चे ने कमेंट किया कि प्रश्न पूछा गया था, तो ऐसा एक भी शिफ्ट नहीं आ रहा है जहां ऑप्टिक्स से आपका न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है। तो अच्छे से करके जाइए, अच्छे से एग्जाम दे दीजिए। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा, कल का पीडीएफ मैं सेंड करता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।